तो स्टूडेंट्स ये 3 किस्म के बिजनेसेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि सिंगल ओनर बिजनेस होता है, उसके बाद हो गया पार्टनरशिप जिसमें कुछ सर्टन नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, अपने शेयर्स के मुताबिक वो प्रॉफिट में से हिस्सा ले रहे होते हैं। फिर कॉरपोरेशंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमने कहा था कि कॉरपोरेशंस जो हैं वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कैपिटल गेंस और डिविडेंड्स देती हैं, क्योंकि कॉरपोरेशंस के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या होता है, आप शेयर्स परचेज़ करेंगे तो यहाँ पे आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। पार्टनरशिप के अंदर आप इन द सम ऑफ मनी ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पैसे कैश इन्वेस्टमेंट ही कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जितनी आप कैश इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर आप पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो है वो अपना शेयर ले रहे होते हैं प्रॉफिट में से। तो दीज आर बेसिकली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सो थोड़ा सा आपको पता लग गया होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन का क्या फ़र्क है। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट, अब इनको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करेगा। वो बता रहा है कि जी सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस दैट इज़ ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। तो अनइनकॉर्पोरेटेड, कॉर्पोरेटेड तो वो होगा ना जिसमें मतलब एक कॉर्पोरेशन बनी होगी, कॉर्पोरेट वेयर देर आर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और उसमें बहुत बड़ी एक एम्प्लॉयज़ भी होंगे और वो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे। उसको फिर हम कॉर्पोरेशन कहते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही ऑनर है और वो एक ही ऑनर बिजनेस को ऑन कर रहा है, और इट्स वेरी इजी टू फॉर्म, देयर इज़ नो टैक्स फॉर द बिजनेस एंड बिजनेस एसेट्स बिलोंग्स टू द ऑनर। अब पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटर के लिए भी टैक्स उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है, और बिजनेस एसेट्स जो हैं वो बिलोंग टू द ऑनर। एक ऑनर जो है वो ही सारे के सारे एसेट्स का ज़िम्मेदार है, सारे एसेट्स उसी के हैं, उसी के नाम पर हैं। उसके बाद है जी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। व्हाट इज़ दिस? अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। आप लोगों ने बहुत सारी कंपनीज़ के नाम पे एंड पे देखा होगा, हबीब बैंक लिमिटेड, अस्क्री बैंक लिमिटेड और एंग्रो केमिकल्स लिमिटेड, और मुख्तलिफ मेजॉरिटी बल्कि कंपनीज़ के नाम के आखिर में लिमिटेड लिखा होता है। तो जितनी कंपनीज़ के नाम के आखिर में लिमिटेड लिखा होता है उनकी लाइबिलिटी जो है वो बेसिकली लिमिटेड होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर वो कहता है जी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो व्हाट इज़ दिस अनलिमिटेड लाइबिलिटी? आई थिंक क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया हो ना किया हो, मेरे अब जहन में नहीं है ये बात। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये होती है जी कि जहाँ पर क्योंकि ऑनर ही सारे के सारे एसेट्स उसी के हैं, एक ही सिंगल ऑनर है और तमाम एसेट्स जो हैं वो बिलोंग्स टू द ऑनर, सो his liability then unlimited. Each and every losses, each and every repayments belongs to the owner. तमाम पेमेंट्स, डेट, लॉसेस का ज़िम्मेदार वो खुद है। इसका मतलब है कि उसकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। लाइबिलिटी क्या होती है कि मतलब आपके ऊपर किसी किस्म का कोई उधार, तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, वो किसी हद तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि तमाम किस्म के जो रीपेमेंट्स हैं उसको ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ऑनर होगा। ठीक हो गया? ये फ़र्क आ गया। फिर मैं आपको कॉर्पोरेशन में बताता हूँ कि जहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ तक समझने की बात यह है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो ये है कि जहाँ पे तमाम तर आप ज़िम्मेदार हैं फॉर ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ डेट, और हर किस्म की जो डेट है, वो जो कर्ज़े हैं, रीपेमेंट्स हैं, उसके सब के सब ज़िम्मेदार आप खुद हैं, और अगर कोई लॉस भी हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद ही हैं। तो ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स आपके पास, अब इसमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अकाउंटिंग में ये नहीं बताया कि जो है डेबिट, क्रेडिट एंड दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये मैंने आपको नहीं कराई उसमें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमिक्स से क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो आपका एनालिसिस साइड ज़्यादा है, तो एनालिसिस साइड पे आपको जाना चाहिए, बल्कि डेबिट क्रेडिट की तरफ जाने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। सो अकाउंटिंग प्रैक्टिस में क्या होगी? टोटल ऑनर इक्विटी रिप्रेजेंटेड बाय ऑनर्स कैपिटल अकाउंट। चलें, ये तो वही बातें। विड्रॉल फ्रॉम द ऑनर इज टर्म्ड एज ऑनर ड्राइंग्स, ये भी बातें हम इससे पहले देख चुके हैं। लॉस डिटर्मिन्ड इन इनकम स्टेटमेंट विल ऑल्सो डिक्रीज ऑनर कैपिटल। चलें, ये भी बात आपको पता है कि जो जितनी भी इनकम होती है वो बिलोंग ही ऑनर से होती है। उसके बाद आ गया जी आपके पास प्रॉफिट कंप्यूटेड इन इनकम स्टेटमेंट विल इंक्रीज द ऑनर कैपिटल। तो जो प्रॉफिट ऐड होता है वो ऑनर इक्विटी को इंक्रीज़ करता है। ये तो सारी ऑनर इक्विटी की वो बातें कर रहा है, जो कि ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट बनाते हुए मैंने आपको सारी की सारी यही बातें बताई थी कि जो इनकम स्टेटमेंट आती है, नेट इनकम, वो ऑनर इक्विटी में जाके ऐड होती है। तो अगर कोई लॉस होगा तो डेफिनेटली वो ऑनर इक्विटी को फिर रिड्यूस करेगा, क्योंकि वो तो फिर नेट लॉस होगा ना, वो फिर लेस हो रहा होगा।
वो भी फिर ऑनर इक्विटी से लेस हो रहा होगा। अगर नेट इनकम आ रही होगी तो वो ऑनर इक्विटी को इंक्रीज़ कर रही होगी। अगर नेट लॉस आ रहा होगा, फ़र्ज़ करें इनकम स्टेटमेंट में सेल्स कम है और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको तो नेट लॉस हो गया ना। तो फिर नेट लॉस तो ऑनर इक्विटी को रिड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि वो कहाँ से जाएगा, वो ऑनर की पॉकेट से जा रहा होगा सारा कुछ। ओके, फिर इसके बाद आ गया जी, ये हैं दीज आर द बेसिकली दी डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो ये पोर्शन मैंने आपको कराया ही नहीं है, क्योंकि इस पोर्शन में अगर हम चले जाते तो हमें मज़ीद 2-3 वीक्स चाहिए थे। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में ये बता दिया कि व्हाट आर द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं आपको डायरेक्ट ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ ले गया हूँ, तो ये बेशक आप इसमें छोड़ दें। अब अच्छा, ये हो गया जी आपके पास ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट। चलें, ये इसने ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट बता दिए जी फॉर आई थिंक सोल प्रोप्राइटर। अब वो सोल प्रोप्राइटर के लिए बता रहा है जी कंपनी का नाम क्या है, फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी फॉर द एंडिंग पीरियड। इसमें वही है कि आप जो है अगर कोई बैलेंस है बिगिनिंग ऑनर इन्वेस्टमेंट है, बिगिनिंग बैलेंस इज़ द ऑनर इन्वेस्टमेंट, पे उसमें नेट इनकम ऐड कर दी और ड्राइंग उसमें से लेस कर दी, तो आपके पास एंडिंग बैलेंस आ गया। तो ये तो सिंपल सी एक ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट ही वो बता रहा है। उसके बाद आगे जी पार्टनरशिप। Partnership business is basically a partnership is basically an unincorporated business owned by 2 or more partners। अच्छा, ये 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ज़ाहिर है एक हुआ तो वो तो सोल प्रोप्राइटर हो गया, अब 2 हो गए तो वो पार्टनरशिप बिजनेस में आ गए, और तकरीबन ये 10 तक जाते हैं बिजनेस लॉ के मुताबिक। तो पार्टनरशिप इज़ एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस owned by 2 or more persons। तो अब उसमें जो एसेट्स होंगे वो पार्टनरशिप एसेट्स होंगे। ज़ाहिर पार्टनर्स हैं, जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी उस एतबार से उनकी जो है वो उनका इख्तियार भी होगा एसेट्स के अंदर, कि अगर किसी पार्टनर ने 20% इन्वेस्टमेंट की है तो फिर वो 20% ऑन कर रहा होगा एसेट्स को, अगर किसी ने 30% की है तो 30% ऑन कर रहा होगा। फिर पार्टनरशिप की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे उसका क्या उसकी कितनी लाइफ टाइम रखा हुआ है, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, कि शायद 5 साल तक पार्टनरशिप रहेगी जी, 5 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी, 10 साल तक रहेगी, 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी, या हर साल रीन्यू होगी, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं विद द पार्टनर इन द पार्टनरशिप बिजनेस। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट जो कि आप साइन करते हैं इन द पार्टनरशिप बिजनेस। सो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस कर रही होती हैं चीज़ें, कि आपने उसकी लाइफ टाइम अपने किस हद तक रखी। क्या हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा पार्टनरशिप एक्ट, जो आपने मतलब जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन अप किया है पार्टनरशिप के लिए। सो इट्स बेसिकली द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। देखें, ये देखें, सो बेसिकली वो लाइफ टाइम डिपेंड इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कर रहा होगा, बिकॉज ये तमाम आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं चीज़ें, कि जो आपने पार्टनर से मिल के आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। क्योंकि ज़ाहिर है पार्टनर्स अपने आप को किसी हद तक सेव कर रहे होते हैं। अब लाइबिलिटीज़ लिमिटेड भी हो सकती हैं। देखें, इसने कोई बात नहीं की कि लिमिटेड लाइबिलिटी है और या अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। शायद कुछ पार्टनर्स ऐसे हों जो कहें कि जी मेरी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रखें। मैंने की लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होगी जी, एक होती है लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड तो ये होती है कि आप हर किस्म के लॉस के आप ही ज़िम्मेदार हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी ये होगी कि आप लॉस के ज़िम्मेदार नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के अंदर कंट्रीब्यूटर हैं, कि अगर आपने 20% इन्वेस्टमेंट की हुई है तो जब प्रॉफिट आएगा तो 20% उसमें से आपका हो जाएगा। लेकिन अगर कल को कंपनी को किसी किस्म का नुकसान हो गया तो उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं होगा। मतलब नुकसान से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें कंपनी में कहीं आग लग गई है, जैसे तहज़ीब बेकर्स है, तहज़ीब बेकर्स में भी पार्टनर्स हैं। अब एक पार्टनर अलग हुआ, वो अपना नाम लेके ब्रांड नेम लेके साइड पे हो गया, राहत बेकर्स के नाम से उसने हर जगह राहत बेकर्स ओपन कर ली। तो अब पीछे जो तहज़ीब बेकर्स के पार्टनर्स बच गए हैं, तो पॉसिबली उसमें से शायद कुछ ऐसा भी हो कि लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ हो। वो कहें जी कल को अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता तहज़ीब बेकर को आग लग जाती है और वो सारी की सारी जल जाती है, तो कुछ पार्टनर्स की जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी वो लॉस सफ़र नहीं करेंगे, वो कभी भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जिनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी वही कंट्रीब्यूट करेंगे उस लॉस के अंदर। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे मुझसे कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं, सर के पे फ़ायदा क्या हुआ लिमिटेड पार्टनर्स को रखने का, जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है वो तो लॉस के अंदर कंट्रीब्यूट ही नहीं करते। उनको साथ रखने का फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि वो इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, पैसे तो दे रहे हैं ना, तो बेसिकली आपके पास सरमाया आता है, आपका बिज़नेस ग्रो करता है, ठीक है ना। लॉस या रीपेमेंट या डेट रीपेमेंट जो होती है वो तो बात की बात है, लेकिन असल बात तो ये होती है कि आपके पास पैसा तो आ रहा है ना। सो इन्वेस्टमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो इन्वेस्टमेंट ही होती है। सो इन पार्टनरशिप द लाइबिलिटीज़ कैन बी
लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। ये सब किस्म की जो है ना वो लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ दी what are the two major types of partnership, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। अब देखें, ये देख रहे हैं वो, यही अब उसको वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा है। अ जनरल पार्टनरशिप इज़ अ वॉलंटरी organization of two or more individuals who combine their capital skills and efforts to increase their profit। अब जनरल पार्टनरशिप के अंदर जो है ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अनलिमिटेड जो है ना इसके अंदर ऑब्लिगेशंस हैं। यहाँ पे पार्टनर्स अगर आएंगे जनरल पार्टनरशिप के अंदर तो फिर वो लॉस के अंदर भी ज़िम्मेदार होंगे। अगर लॉस होगा तो उनको सफ़र करना पड़ेगा। तो ये जनरल पार्टनरशिप अगर आप साइन करते हैं एक्ट, तो फिर आपको तमाम किस्म के लॉसेस के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप हैज़ वन और मोर जनरल पार्टनर्स और वन और मोर लिमिटेड पार्टनर्स। देखें यहाँ पे ये बात होगी। अब यहाँ पे आगे फिर थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब लिमिटेड पार्टनर्स जो है वो नहीं लॉस के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, शायद जनरल पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहे हो बस कि जी आप तो जनरल पार्टनर्स हैं, आप कंट्रीब्यूट करेंगे, हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लिमिटेड पार्टनर्स उसके ऊपर फिर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ये एक जो है वो थोड़ा सा इसमें मेजर डिफरेंस आ रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यही इसका एक मेजर डिफरेंस है। ठीक होगा। जनरल पार्टनरशिप इज़ विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड पार्टनरशिप इज़ विद लिमिटेड लाइबिलिटी। अब देखें, जैसे कि मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ, डॉलेंस प्राइवेट लिमिटेड। सो डॉलेंस प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी है। ये पार्टनरशिप कंपनी है। डॉलेंस एक कॉरपोरेशन नहीं है, डॉलेंस एक पार्टनरशिप कंपनी है। उसके अंदर कुछ पार्टनर्स हैं, जैसे सर्विस के बारे में कहते हैं जी इसके अंदर भी कुछ पार्टनर्स हैं, लेकिन सर्विस का एक कॉरपोरेशन है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड भी है। लेकिन अब उसमें से देखें एक पार्टनर अलग हुआ है और वो अपना ब्रांड लेके, नाम लेके अलग हो गया, एंड्योर। अब आपने देखा होगा एंड्योर की कई सारी शॉप्स आप देख रहे होंगे कमर्शियल में, सदर में, रावलपिंडी के अंदर ओपन हो गई हैं एंड्योर के नाम से। सर्विस, हालांकि वो सर्विस का ही ब्रांड था एक, लेकिन वो अपना नाम लेके साइड पे हो गया। तो ये अब ये हो जाता है कि मतलब पार्टनर जो अब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा उसके मुताबिक आप चल रहे होंगे, और फिर आप ये भी देख रहे होंगे कि हमने क्या अपनी लाइबिलिटी इस बिज़नेस के अंदर लिमिटेड रखनी है या अनलिमिटेड रखनी है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अंडर द पार्टनरशिप, जो आपका उस कॉन्ट्रैक्ट। सो आप जब भी साइन करने जा रहे हो किसी भी पार्टनरशिप बिज़नेस को, तो आप ये ज़रूर देखें कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। और फिर उसमें ये भी देखें कि वो कितने टाइम के बाद रीन्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि कल को आप ही कहीं किसी जगह फंस जाएं, पैसे भी आपने लगा दें और आप ही किसी जगह फंस जाएं और आपको समझ ही ना आए कि जी अब क्या करें। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी किसी भी नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो, आप ये ज़रूर देखें कि उसको सबसे पहले रीड आउट करें। जैसे आप देखें सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, अपना फॉर्म सबमिट करवाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के, जी हम इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें यूनिवर्सिटी ने तमाम तर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। वही वो सारी चीज़ें होती हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो सारी की सारी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट जो है वो होते हैं, कि जिनके अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको पता होना चाहिए कि ये दिस इज़ बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट। वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कि जी आई विल स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर द 4 years एंड और यूनिवर्सिटी भी आपको बता रही होती है कि ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो दीज आर द गाइडलाइंस, यू हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस। इस टाइम पे आपको फ़ीस सबमिट करवाने हैं, आपको इन रूल्स और कंडक्ट को फॉलो करना है। सो दीज ऑल थिंग्स, सो दैट इज़ बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट। तो बिज़नेस के अंदर भी इसी तरह से तमाम एग्रीमेंट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल ही इख्तियार करते हैं, और फिर आपको ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो फिर अब वो लिमिटेड, अनलिमिटेड एंड दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम फैक्टर, और ये चीज़ें फिर बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स, आगे आप ये देखें पार्टनरशिप को उसने इसकी स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी कैसे बनाई है पार्टनरशिप की। सबसे पहले जो आपकी कंपनी का नाम है, फिर उसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड। अभी देखें इसने पार्टनर ए, पार्टनर बी और उसका टोटल कैपिटल आगे मेंशन किया। भाई ये ऑनर इक्विटी की स्टेटमेंट है, बिगिनिंग बैलेंस जिसको हम कहेंगे ऑनर इन्वेस्टमेंट। अब ये दो पार्टनर्स हैं इसके अंदर, इन दोनों पार्टनर्स ने जो इन्वेस्टमेंट की है इनिशियल वो कितने की है, $1,60,000। उसके बाद जी नेट इनकम बिजनेस को 20,000 की मिली, तो
इसके हिस्से में भी 10,000 आया, इसके हिस्से में भी 10,000 आया, तो टोटल 20,000 की नेट इनकम थी जो बिज़नेस ने अर्न की, तो दोनों को हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है ना, 50-50%। उसके बाद ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट दोनों ऑनर्स ने कितनी की, एक ने 30,000 की और एक ने दूसरे ने भी 30,000 की, ठीक हो गया। तो सब टोटल कितना हो गया जी, इन दोनों का सरमाया बिज़नेस के अंदर कितना है, 2 लाख 2 लाख 4 लाख का सरमाया है। लेकिन जब ड्राइंग की बात आई तो एक ने 24,000 ड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया, और दूसरे ने 16,000 विड्रॉ कर लिया, मीन्स दूसरे ने कम किया। तो अब इसका कितना शेयर हो गया बिज़नेस के अंदर, इसका 3,60,000 में से पार्टनर ए का शेयर हो गया बिज़नेस के अंदर 1,76,000 का, और दूसरे पार्टनर का शेयर हो गया 1,84,000 का, ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ करें अगर ये मंथ है जी मार्च का या अप्रैल का, चलें अब आजकल अप्रैल चल रहा है, फ़र्ज़ करें ये जो स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी है ये अप्रैल की है, तो मई में क्या स्टेटस होगा, मई में ये स्टेटस होगा कि ये मई के जाके बिगिनिंग बैलेंस बन जाएगा, ये 1,76,000 ए का और 1,84,000 बी का, ये दोनों जो हैं वो बिगिनिंग बैलेंस बन जाएंगे जाकर मई में, वहाँ पे जाके ये बिगिनिंग बैलेंस बन जाएंगे। तो अब वहाँ पे बिगिनिंग बैलेंस जब ये बनेंगे तो अब इसके मुताबिक जब नेट इनकम आएगी तो वो इसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब ज़रा इसका शेयर कम हो गया पार्टनर ए का, ठीक है ना, 8,000 का फ़र्क पड़ गया है यहाँ पर, इसका शेयर जो है वो ज़्यादा हो गया है बिज़नेस के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ नेट इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। फ़र्ज़ करें अगर नेक्स्ट मंथ मई में भी 20,000 की नेट इनकम होती है, फ़र्ज़ करें, तो अब यहाँ पर 3,60,000 में से इसका शेयर परसेंटेज के हिसाब से देखना पड़ेगा। पॉसिबली फ़र्ज़ करें, मतलब फ़र्ज़ करते हैं एक बात को कि इसका शेयर है जी 49% और इसका शेयर है 51%, तो नेट इनकम उसके मुताबिक अब फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी दोनों में। फिर पार्टनर ए को शायद 9,000 मिल रहा हो और पार्टनर बी को 11,000 मिल रहा हो, सो उसके अकॉर्डिंगली फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, समझ गए स्टूडेंट्स। सो अब आपने ये देखना है कि पार्टनर ए का कितना शेयर है बिज़नेस के अंदर और पार्टनर बी का कितना शेयर है बिज़नेस के अंदर, उसके मुताबिक जो है वो फिर नेट इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशंस क्या होती हैं जी, कॉरपोरेशंस होती हैं एज अ लीगल एंटिटी हैविंग एन एग्जिस्टेंस सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ऑनर। ये मैंने आपको जब मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था तो चैप्टर नंबर 2 में भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि कॉरपोरेशन इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। कॉरपोरेशन जो है वो अपने ऑनर से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और वहाँ पे मैंने आपको शायद ये बात बताई थी कि कॉरपोरेशन बेसिकली एग्जिस्ट एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो है वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। कॉरपोरेशन इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड वी बेसिकली क्रिएट इट बाय और ऑन, हम खुद एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बनाते हैं। जैसे कि अब मतलब HBL बैंक है, HBL बैंक अपनी ज़ाती हैसियत के साथ मौजूद है, HBL एग्जिस्ट एज इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी एंड HBL बैंक इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर, कि वो अपने ऑनर से बिल्कुल हट एक डिफरेंट है, क्योंकि वो भी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। HBL बैंक भी एक पर्सन है लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और उसका एक सेपरेट लीगल हैसियत मौजूद है, और उसके अफेयर्स बिल्कुल अपने ऑनर से डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ है। ये नहीं है कि ऑनर और कंपनी जो है वो एक ही चीज़ है, मुख्तलिफ है दोनों। ऑनर इज़ डिफरेंट, ऑनर अपनी ज़ाती हैसियत के साथ मौजूद है और कॉरपोरेशन अपनी ज़ाती हैसियत के साथ मौजूद है, दोनों अपनी अपनी ज़ाती हैसियत के साथ मौजूद है। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपनी ज़ाती हैसियत के साथ मौजूद है, तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो अपनी ज़ाती हैसियत के साथ मौजूद है, और उसके अंदर जो इनके ऑनर्स हैं, वाइस चांसलर है, वो अपनी हैसियत के साथ उस कंपनी के एक एम्प्लॉई हैं जो कि डायरेक्शन दे रहे हैं और स्टैंप यूनिवर्सिटी की लगा रहे हैं और उसके अफेयर्स को चला रहे हैं। बट एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड ऑल द अदर यूनिवर्सिटीज़, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नस्ट, दीज एग्जिस्ट विद देयर ऑन नेम, ठीक हो गया जी। तो इसी तरह बिजनेसेस भी अपने नाम से एग्जिस्ट करते हैं और उनकी अपनी एक सेपरेट लीगल हैसियत होती है। सो द फर्स्ट वन थिंग, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ the corporation is the separate legal entity. Then the second important point in the corporation is this double taxation. कॉरपोरेशन में जो है वो डबल टैक्स लगता है। अब ये डबल टैक्स कहाँ पे लगता है जी,
अभी आपने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई है, तो इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो है आप टैक्स पे करते हैं। सबसे फर्स्ट टैक्स जो लगता है वो लगता है, टैक्स इज़ बेसिकली एन एक्सपेंस। सबसे फर्स्ट टैक्स कॉरपोरेशन की इनकम के ऊपर लगता है। जो कॉरपोरेशन की इनकम है सबसे पहले उस पर टैक्स लगता है। और समझ गए, मतलब वो जो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस हम कर रहे होते हैं, तो अब वो जो सेल्स हैं उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है और उसके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक हो गया। वो ऑपरेटिंग इनकम की वो एक निकलती है, ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर जो है वो फर्दर फिर टैक्स लगता है। तो एक तो टैक्स ये हो गया। दूसरा टैक्स कहाँ पे लगता है कॉर्पोरेशन के ऊपर? दूसरा टैक्स लगता है जी शेयर होल्डर्स वेल्थ के ऊपर लगता है। जब वो डिविडेंड रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। सो 2 बार टैक्स लगता है कॉर्पोरेशन पर। डबल टैक्सेशन सिस्टम इन द कॉर्पोरेशंस। और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द स्टॉक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है कॉर्पोरेशंस के अंदर। अब ये देखें HBL, हबीब बैंक लिमिटेड और अस्क्री बैंक लिमिटेड और ये तमाम जो बैंक्स हैं ये लिमिटेड इनके नाम के साथ हैं। तो इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, इनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। ये अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। उसके बाद है जी कि नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रांसफरेबल ऑनरशिप राइट। ऑनरशिप राइट जो है वो ट्रांसफरेबल होता है। सो अब जो भी शेयर होल्डर जो है वो अपना जो शेयर है वो सेल आउट कर देगा। सो इट्स मीन कि अब जो भी जो सेकंड पर्सन उस शेयर को परचेज़ करता है, तो इट्स मीन कि वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो भी इंसान शेयर सेल करता है और अगर कोई और जो पर्सन है वो उस शेयर को परचेज़ कर लेगा तो वो ऑनर बन जाएगा उस कंपनी के अंदर। और सो वी कैन से इन कॉर्पोरेशंस द ऑनरशिप राइट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक, जो एक ऑनर जो है वो अपने शेयर सेल कर रहा है और दूसरा उसको परचेज़ कर रहा है, तो वो सेकंड जो है वो फिर उसके ऑनरशिप राइट उसके पास चला जाएगा। और फिर वो जो ऑनरशिप राइट जो उसके पास जाएगा भी, तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ जाएगा। ये लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी। लॉसेस के अंदर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के डिविडेंड्स और कैपिटल गेंस के अंदर उसका जो है वो हिस्सा होगा। जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी और कैपिटल गेंस दे रही होगी। ये तमाम ये चीज़ें मैं आपको क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हाट आर द डिविडेंड्स एंड व्हाट आर द कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस क्या थे? जब आप शेयर की प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है और आप हायर प्राइस के ऊपर शेयर को सेल आउट करते हैं, तो डैट इज़ द कैपिटल गेन। और डिविडेंड्स क्या होते हैं कि जो एट द एंड ऑफ द मतलब ईयर जो वो नेट इनकम आती है। अब जो इनकम स्टेटमेंट में से ये जो एट द एंड सेल माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट इनकम, तो नेट इनकम सिर्फ उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं और ये फैसला करते हैं कि अब डिविडेंड किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करना है।